हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट 1 कंप्लीटली, जिसमें हम यूनिट 1 को पूरा देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप चेक करके सीक्वेंशली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पूरा यूनिट 1 कवर कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं जो कि आपके यूनिट 1 में हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग और डेफिनेशन ऑफ क्लाउड, यानी इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में क्लाउड की डेफिनेशन भी देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में क्या होता है। सेकंड जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे हमने यूज़ करना शुरू किया। देन हम थर्ड देखेंगे अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, यानी दोनों ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे इलास्टिसिटी इन क्लाउड, यानी क्लाउड की इलास्टिसिटी क्या होती है। देन ऑन डिमांड प्रोविजनिंग को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं, इसको हम इस पूरे वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है ये सारे टॉपिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, एंड तक पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डेटा जिसको आप कहीं स्टोर करते हैं। अभी तक आप क्या करते हैं कि जब भी हमें डेटा को स्टोर करना होता है तो आप कहाँ रखते हैं, अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं या फिर किसी भी लोकल सर्वर पे स्टोर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा को हार्ड ड्राइव या लोकल सर्वर पे ना स्टोर करके हम उसे किसी रिमोट सर्वर पे अगर स्टोर करते हैं और रिमोट सर्वर से ही हम डेटा को एक्सेस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सर्वर दैट आर hosted on the internet instead of computers, hard drive और local servers। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि हम कोई भी डेटा रिमोटली हम अगर स्टोर कर रहे हैं, किसी रिमोट सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं और वहीं से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे जो कि आपको क्या प्रोवाइड करती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, रिसोर्सेज को एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसको आप इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है। तो डेटा जो आप स्टोर करोगे वो कौन सा डेटा हो सकता है, तो जो डेटा आप स्टोर करोगे क्लाउड कंप्यूटिंग यानी रिमोट सर्वर पे, जो भी डेटा आप स्टोर करोगे वो आपकी फाइल्स भी हो सकती हैं, कोई इमेज हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी अदर स्टोरेबल डॉक्यूमेंट होगा, उसे आप स्टोर कर सकते हो रिमोट सर्वर्स पे और वहाँ से आप एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप स्टोरेज कर सकते हैं डेटा का बैकअप रख सकते हैं रिमोट सर्वर्स पे। अगर आप डेटा को आप रिमोट सर्वर पे एज अ बैकअप रख रहे हो तो आपकी डेटा की रिकवरी भी ईजिली हो जाएगी। साथ में कोई भी सॉफ्टवेयर को ऑन डिमांड आप डिलीवरी कर सकते हो, यानी जब भी आप चाहो तब आप सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, यानी सर्विसेज और एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कर सकते हैं। साथ में आप इस वीडियो एंड ऑडियो की स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने समझ लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। जब भी हम किसी डेटा को किसी रिमोट सर्वर पे स्टोर करेंगे और वहाँ से डेटा को एक्सेस करेंगे थ्रू द इंटरनेट, तो उसी टेक्नोलॉजी को आप बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग।
अब इस क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत कैसे हुई? क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 में। किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्लाउड कंप्यूटिंग को? इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज जो हम बताने के लिए हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस किया। इसमें आपका क्या था कि इसमें आपका सबसे पहले शुरुआत की गई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से, और आज हम यूज़ कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो शुरुआत हुई थी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से और धीरे धीरे करके आप पहुंच गए क्लाउड कंप्यूटिंग पे। यहाँ पे आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं यूज़र्स को, उनको हम बोलते हैं क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज आपकी बहुत डिफरेंट कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जैसे अमेज़ॉन भी प्रोवाइड करता है क्लाउड सर्विसेज, साथ में गूगल भी प्रोवाइड करता है क्लाउड सर्विसेज। यानी गूगल पे भी आप डेटा को स्टोर करते हैं। अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, गूगल पे डेटा को स्टोर कर देते हो, वहाँ से आप अपने डेटा को एक्सेस करते हो। उसी तरह से अमेज़ॉन भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है, साथ में माइक्रोसॉफ्ट भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। यानी क्लाउड सर्विसेज जो है वो आपको डिफरेंट कंपनीज में देखने को मिलती हैं। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग आप यूज़र को ये भी फैसिलिटी देता है कि वो अपने इन सर्विसेज की हेल्प से अपने डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर सकती हैं और इंटरनेट की हेल्प से उसे यूज़ कर सकती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आ जाएंगी? जैसे आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, साथ में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कोई भी ऐप, सर्वर, इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए तो वो भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से मिल जाएगा। डेवलपमेंट टूल्स भी आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स भी आपको वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अलावा अब देखते हैं कि इसका इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप देखिए, मैं इसको जूम कर देती हूँ। सबसे पहले हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आपका आया था 1950 में। देन इससे आपके फर्दर 3 कैटेगरीज हुए: मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, देन आपका आया ग्रिड कंप्यूटिंग, उसके बाद आया आपका वर्चुअलाइजेशन, देन आपका वेब 2.0, देन सर्विस ओरिएंटेशन, देन यूटिलिटी कंप्यूटिंग, देन आपका आया क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की गई? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स मीन्स कि आपके कई सारे इंडिपेंडेंट सिस्टम्स को एक साथ कंपोज किया जाए, यानी एक साथ मिला दिया जाए, तो उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। लेकिन सभी को, यूज़र्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, लेकिन यूज़र को लगता है कि ये एक सिंगल एंटिटी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है इसलिए लाया गया ताकि आप रिसोर्सेज को शेयर कर पाएँ। ठीक है, ईजिली शेयर कर पाएँ डिफरेंट सिस्टम्स को की हेल्प से। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से प्रॉब्लम क्या हुई? रिसोर्सेज शेयर हो रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? इस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे ज़रूरी था कि सारे जो सिस्टम्स हमारे कनेक्टेड होंगे आपस में रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज आपके एक लोकेशन पे होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को फिर 3 और टाइप्स में डिवाइड किया गया, जो कि आपके आए मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटिंग की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग जो था ये आपका आया था 1951 में, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और रिलायबल कंप्यूटिंग मशीन था। ठीक है, तो ये जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटिंग था ये रिस्पॉन्सिबल था लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए। यानी बहुत ज़्यादा अगर डेटा है आपके पास तो आप मेन फ्रेम कंप्यूटिंग के थ्रू उसे ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इवन आज भी हम इसे बल्क प्रोसेसिंग टास्क के लिए, यानी बहुत ज़्यादा आपके पास अगर टास्क है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटिंग को। फॉर एग्जाम्पल जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें हम मेन फ्रेम कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम इससे जो है ये सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमने यूज़ करना शुरू किया क्लस्टर कंप्यूटिंग को। तो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग रिलायबल था, अच्छा था, लेकिन क्या था इसमें ड्रॉबैक की कॉस्ट ज़्यादा थी। कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से हमने इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा, जो कि आपका क्या आया, क्लस्टर कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लस्टर कंप्यूटिंग आपका 1980 में आया। क्लस्टर कंप्यूटिंग को आप मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं। यहाँ पे क्लस्टर में हमारी जितनी भी मशीन्स आपस में कनेक्टेड थी, वो आपकी एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड थी, जो कि हाई बैंडविड्थ के साथ आपस में कनेक्टेड थी। ठीक है, ये आपके चीपर थी मेन फ्रेम कंप्यूटर से, लेकिन इनका भी कंप्यूटेशन इक्वली हाई था जितना कि आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का था। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का था। लेकिन जो कॉस्ट की प्रॉब्लम थी वो तो रिजॉल्व हो गई आपकी क्लस्टर कंप्यूटिंग से। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम थी, जो कि आपकी एक जगह पे सारे सिस्टम्स को रखना पड़ता था, यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो आपके सभी सिस्टम की सेम होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम अभी भी थी। तो इसके लिए आपका इंट्रोड्यूस किया गया ग्रिड कंप्यूटिंग को। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या किया, 1990 में हम ग्रिड कंप्यूटिंग को हमने यूज़ करना शुरू किया। तो जो हमारे ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट था, इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आप रख के यूज़ कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर सकते थे, इसे आपस में कनेक्ट करके यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से थे। तो यहाँ पे जो आपके नोड्स थे वो हेट्रोजेनस थे, यानी एक टाइप के नोड्स नहीं थे, एक टाइप के सिस्टम नहीं थे, अलग अलग टाइप के नेटवर्क से आपके सिस्टम यूज़ किए जाते थे। तो जो मेन प्रॉब्लम थी ग्रिड सिस्टम में वो क्या थी कि आपकी हाई बैंडविड्थ जो है वो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि सभी सिस्टम जो है वो अलग अलग नेटवर्क से थे। ठीक है, तो ये अब इसके बाद आया हमारा वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन जो है वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया 40 इयर्स बैक। और इसमें आपका जो हार्डवेयर था उस पर एक वर्चुअल लेयर क्रिएट कर दी जाती थी। ठीक है, जिससे आपका क्या होता था कि हार्डवेयर पे आप एक साथ बहुत सारे इंस्टेंसेस को रन कर सकते थे। ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का की टेक्नोलॉजी था, वर्चुअलाइजेशन, जिस पे आपकी बहुत सारी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे अमेज़ॉन EC2, VMware, वी क्लाउड एट्सेट्रा। ये सारी सर्विसेज जो हैं वो आपकी वर्चुअलाइजेशन पे बेस्ड होती हैं। देन हम बात करें वेब 2.0 की, तो वेब 2.0 जो है वो इंटरफेस की तरह काम करता था। किसके बीच में, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज और क्लाइंट्स के बीच में आपका इंटरफेस की तरह काम करता था। यानी जब भी क्लाइंट को किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज़ करना होता था, तो आपका वेब 2.0 की हेल्प से वो एक्सेस कर सकता था, सर्विसेज को यूज़ कर सकता था। बिकॉज ऑफ 2.0 जो है हमें क्या मिलता है, डायनेमिक वेब पेजेस जो है वो मिल जाते हैं। इससे हमारी जो वेब पेजेस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी बढ़ जाती है। जैसे कि वेब 2.0 का एग्जाम्पल देखें तो गूगल मैप में हम वेब 2.0 का यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में हम वेब 2.0 का यूज़ करते हैं, जिसमें आप डायनेमिक वेब पेजेस को देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सर्विस ओरिएंटेशन की, तो सर्विस ओरिएंटेशन एक रेफरेंस मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, जिसमें आपका लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबल, इन्वॉल्वेबल एप्लीकेशंस को सपोर्ट किया जाता है। इसमें दो चीज़ें आपकी ज़्यादा मैटर करती हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड SLA यानी सर्विस लेवल अग्रीमेंट। ये दोनों चीज़ें आपकी सर्विस ओरिएंटेशन में होती हैं। सर्विस ओरिएंटेशन का मतलब ये हो गया कि आपका सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो किस तरह की प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उसमें आपकी दो चीज़ें कराई जाती हैं। एक तो आप क्वालिटी ऑफ सर्विस को चेक किया जाता है कि जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं यूज़र्स को वो आपकी कितनी सही दी जा रही हैं, और SLA यानी एक अग्रीमेंट लिया जाता है, जो कि आपको SLA मैंने डिस्कस किया हुआ है पर्टिकुलर वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग आपकी कंप्यूटिंग मॉडल है जो कि आपका डिफाइन करती है सर्विस प्रोविजनिंग टेक्निक्स को। ठीक है, तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिनके लिए ये आपका प्रोविजनिंग टेक्निक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब आया इसके बाद आपका आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये हमारा सबसे लास्ट में आया।
जो कि आपका यूज़ किया जाता है जब भी हम डेटा को रिमोट सर्वर पे स्टोर करना चाहते हैं और वहाँ से डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं बिना किसी जो है हार्ड ड्राइव पे स्टोर किए, यानी हम लोकल कंप्यूटर पे ना स्टोर करके हम उसे रिमोट सर्वर पे डेटा को स्टोर करते हैं और इंटरनेट की हेल्प से उसे एक्सेस करते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। इसे हम इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है। तो व्हाट इज़ पैरेलल कंप्यूटिंग? पैरेलल कंप्यूटिंग में आपके बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसर को जो है यूज़ किया जाता है और मल्टीपल प्रोसेसर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी एक साथ मल्टीपल टास्क को मल्टीपल प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं, इसे ही हम बोलते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। यहाँ पे जो आपकी प्रोसेसिंग होती है उसमें मेमोरी जो है वो आपका यूज़ किया जाता है शेयर्ड वे में या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वे में, यानी मेमोरी आपस में शेयर की जाती है। यानी प्रोसेसर तो अलग अलग होंगे अलग अलग टास्क को करने के लिए, लेकिन मेमोरी जो है वो कॉमन यूज़ की जाएगी और शेयर्ड यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल कंप्यूटिंग जो है वो आपको कंकरेंसी प्रोवाइड करता है और इससे आपका टाइम बहुत बचता है, साथ में मनी भी आपकी सेव होती है। ठीक है, तो दोनों ही टाइम और मनी दोनों बचाने के लिए हम पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके कई सारे टास्क जो है एक साथ परफॉर्म होते हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स पे और आपका मेमोरी जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लॉकचेन आपका पैरेलल कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सभी टेक्नोलॉजीज़ में हम पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हमारे बहुत सारे मल्टीपल ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आपके यूज़र को सिंगल सिस्टम की तरह दिखाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपकी कोई भी शेयर्ड मेमोरी यूज़ नहीं की जाती है। यहाँ पे आपका मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में सिंगल टास्क को डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एआई, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक रिसर्च, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, फाइनेंशियल सेक्टर्स, एनर्जी एनवायरनमेंट सेक्टर, इन सभी जगह हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। साथ में आपका क्रिप्टो करेंसी में भी हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपका इसमें किसी भी ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है। यूज़र खुद ही क्या करता है, अपने सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को मॉनिटर करता है, देखता है, जब भी उसको ज़रूरत है कंप्यूटर रिसोर्सेज की तो वो उसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। साथ में सेकंड है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। तो जो आपकी कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं वो जनरली प्रोवाइड की जाती है स्टैंडर्ड नेटवर्क या फिर हेट्रोजेनस डिवाइस। नेक्स्ट बात करें रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी में क्या होता है कि कंप्यूटिंग सर्विसेज शुड हैव आईटी रिसोर्सेज दैट आर एबल टू स्केल आउट एंड इन क्विकली एंड ऑन नीड बेसिस। तो रैपिड इलास्टिसिटी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो इसमें जो भी आईटी रिसोर्सेज हैं वो आपका जब भी ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स पूलिंग। तो आईटी रिसोर्सेज जैसे नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन, इन सभी सर्विसेज में आपका इन सभी सर्विसेज को शेयर किया जाता है मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच में और यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स जो है वो सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं सेम फिजिकल रिसोर्सेज को, है ना। नेक्स्ट बात करें मेजर्ड सर्विसेज। तो द रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज ट्रैक्ड फॉर ईच एप्लीकेशन एंड ऑक्यूपेंट। इट विल प्रोवाइड बोथ द यूज़र एंड द रिसोर्स प्रोवाइडर। तो मेजर सर्विस मतलब कि यहाँ पे आपका दोनों को प्रोवाइड किया जाता है, रिसोर्स प्रोवाइडर को भी और यूज़र को भी, दोनों को ही आपका ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो देन क्लाउड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है
कि क्लाउड पे आप अपने डेटा को रख रहे हो। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या? इलास्टिसिटी रिफर्स द एबिलिटी ऑफ क्लाउड टू ऑटोमेटिकली एक्सपेंड और कंप्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। यानी जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज यानी जो भी आपके रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो, उन रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली आप एक्सपैंड भी कर सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो। तो अगर आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे हो तो उसे आप बोलोगे क्लाउड इलास्टिसिटी। ठीक है। तो ये जो इलास्टिसिटी होगी, इससे आपका क्या होगा? इससे आप मिनिमाइज कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट को। ठीक है। तो ये सभी एनवायरनमेंट में आप यूज़ नहीं करोगे क्लाउड इलास्टिसिटी। ये आपका सिर्फ कुछ सिनेरियो में यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे इट इज़ नॉट क्वाइट प्रैक्टिकल टू यूज़ वेयर persistent रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड टू हैंडल हैवी वर्कलोड। ठीक है। तो हैवी वर्कलोड के लिए नहीं, हम इसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा उसे उसमें चेंज करने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ऐसी जगहों पे हम क्लाउड इलास्टिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें ऑन डिमांड प्रोविजनिंग की। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज टू यूज़र वेन एवर दे नीड इट। तो ऑन डिमांड प्रोविजनिंग का मतलब है कि हमेशा आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी है। जब भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी तब आप उसे क्या करोगे? सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो ऑन डिमांड प्रोविजनिंग मतलब जब डिमांड होगी तभी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है। उसके पहले आपको नहीं करना है। तो ऑन डिमांड प्रोविजनिंग जो है वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे रिलाई करती है, जिससे आपका वर्चुअल रिसोर्सेज का क्रिएशन जो है वो आपका होता है और इससे आपके यूज़र को तभी रिसोर्सेज असाइन किए जाते हैं जब उनको ज़रूरत हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा आपका यूनिट 1 कवर हो गया, जिसमें हमने जो बातें की वो आपकी सभी टॉपिक्स पे को कवर कर लिया हमने, है ना। तो इसमें आपका जो सबसे पहले हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, जिसमें आपने समझा कि डेटा को अगर आप रिमोट सर्वर पे स्टोर कर रहे हो, वहाँ से एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट की हेल्प से, तो वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। देन हमने समझा कि इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से क्लाउड कंप्यूटिंग तक कैसे हम पहुँचे, इसको देखा हमने। साथ में पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है ये भी समझा। और लास्ट में आपने क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक, इलास्टिसिटी इन क्लाउड और ऑन डिमांड प्रोविजनिंग को भी समझ लिया। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट को डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर जुड़ रही हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।